हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की चलने वाली पीवाईक्यू सीरीज़ की। तो साथियों, यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज़ जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की हमने चला रखी है। तो साइंस का पेपर सेकंड जो कि होता है यहाँ पर सब्जेक्ट का, यहाँ पर बुकलेट जो कि ए वाला है, साथ ही उससे अपन डील कर रहे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है और पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूँ साथियों, ये हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, जिसमें हम 8 10 से यहाँ पर 15 20 प्रश्न हम लेकर आते हैं। तो साथियों, ये जो प्रश्न हैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको पुराने प्रश्नों की एक सोल्व करवाता हूँ। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, ये आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये आपकी तैयारी में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको एक पूरा बेसिक आइडिया दे देते हैं। तो साथियों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस महत्वपूर्ण सीरीज को। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, और अभी तक आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में अपना जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। तो साथियों, पहले प्रश्न से तो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन नाम का आविषालु पदार्थ जो है मलेरिया से पीड़ित मनुष्य में ठिठुरन, आवर्ती उच्च ज्वर यानी कि चिलनेस और रिकरिंग हाई फीवर जो कि ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है को निर्मुक्त किया जाता है। तो साथियों, ये जो हीमोजोइन नामक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये इसके मुक्त होने से ये किसके थ्रू मुक्त होता है, जिससे मनुष्य में यहाँ पर टिटूरन बढ़ जाती है और आवृत्ति उच्च ज्वर आने लगती है। तो साथियों, ये ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। पहला है साथियों यहाँ पर जीवाणुस द्वारा यानी कि स्पोरोजोइट द्वारा, दूसरा है मादा एनाफिलिस द्वारा, तीसरा है कोज नॉट नोन यानी कि कारण अज्ञात है, तीसरा है लाल रुधिर कणिकाओं के फटने से। तो साथियों, यहाँ पर जो है स्पोरोजोइट के फटने से ये नहीं होता, मादा एनाफिलिस के द्वारा नहीं होता। तो साथियों, ये है लाल रुधिर कणिकाओं के फटने से, यानी कि रेप्चर ऑफ जब आरबीसी हो जाता है, तो आरबीसी जब रेप्चर हो जाती है अपनी आकृति में, अपनी जो मूल आकृति उससे साथियों फट जाती है, तो उससे साथियों एक यहाँ पर टॉक्सिक पदार्थ निकलता है, उसका नाम क्या है, हीमोजोइन। तो साथियों, अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि आरबीएसई के फटने से कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है। तो साथियों, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम आपको जरूर याद रखना है, उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, हीमोजोइन। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे टिटूरन बढ़ जाती है, इससे आवृत्ति उच्च ज्वर आदमियों में पैदा हो जाती है। तो साथियों, इसके अलावा अगला प्रश्न जब अपना आता है वो है साथियों यहाँ पर, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर, यानी कि कॉकरोच के माउथ पार्ट कौन से हैं, कॉकरोच के तिल चट्टे के मुखांक कौन कौन किस टाइप के होते हैं। तो विलानीय प्रकार के यानी कि साइफोनिंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप यानी कि कृंतक और चौवर्णक टाइप, भेदक और चूसक प्रकार के, स्पंजी प्रकार के। तो साथियों, यहाँ पर बात करें कॉकरोच की, तो स्पेशली जो कॉकरोच के साथियों जो मुखांग है वो होते हैं चौवर्णक प्रकार के, बाइटिंग प्रकार के यानी कि चेविंग और कृंतक टाइप। तो साथियों, कृंतक और चेविंग टाइप के यहाँ पर तिल चट्टे के मुखांग यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न की साथियों अगर बात करें तो यह है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से साथियों यह प्रश्न आया है। नेचुरल थ्योरी आपने बताया किस, आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताएं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है जो साथियों ये सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार अनुवांशिक विभिन्नताएं जीन कोष में परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। दूसरा है कौन सा सही है, ये अपन को देखना है, उद्विकास में वातावरण की भूमिका होती है। प्राकृतिक वर्ण में जीवों में उत्पन्न अनुकूलन व उपयोगी विभिन्नताओं पर प्रभाव डालता है, ये जरूर बात मुझे सही लग रही है। उपार्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं। तो साथियों, तो लेमार्क ने दिया था। तो इसका सही आंसर जो साथियों मेरे दोस्तों वो है प्राकृतिक वर्ण जीवों में उत्पन्न अनुकूल और फेवरेबल जो कंडीशन होते हैं साथियों, वो वही आगे जाकर फिर वही व्यक्ति विशेष में वहाँ आगे जाकर विकसित हो जाती है। ये प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत बताता है। तो प्राकृतिक वर्ण जीवों में उत्पन्न अनुकूल एवं उपयोगी विभिन्नताओं पर प्रभाव डालता है। तो साथियों, आरपीएससी पीवाईक्यू की ये सीरीज है जो कि छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमने चला रखी है, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर यह आ रहा है, ये है साथियों मेरे दोस्तों, एलोपेट्रिक स्पेसिफिकेशन इज ड्यू टू, यानी कि विस्तानिक जाति का उद्भवन का कारण क्या है। तो साथियों मेरे दोस्तों, यहाँ पर बात करें म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन है क्या, समष्टियों का भौगोलिक पृथक्करण, एक प्रजाति के सदस्यों का दूसरी समष्टि में प्रयोजन, समीपस्थ प्रजातियों में संकरण। तो साथियों, एलोपेट्रिक जो स्पेसिफिकेशन है उसका मूल कारण यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है। तो मूल कारण जो साथियों बात करें वो क्या है, वो एलोपेट्रिक का मतलब आप समझ गए। एलोपेट्रिक से आप सीधा याद रखना, जब भी जियोग्राफिकल वर्ड आ जाए, जियोग्राफिकल सेपरेशन आ जाए, तो वहाँ पर एलोपेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, एलोपेट्रिक जाति उद्भवन है, एलोपेट्रिक यानी विस्तानिक जाति उत्पन्न है, वो किससे संबंधित होगा, वो हो जाएगा साथियों भौगोलिक पृथक्करण से। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, समष्टियों का भौगोलिक पृथक्करण। तो साथियों, अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर जेनेटिक्स के साथ ये जो प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पर साथियों हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया गया है। तो उसको भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अपने दोस्त के साथ ज्वाइन कर लीजिए। वो अपने आपके वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्ज नहीं है, और उसको हमने
एक हमारे साथ एक और सर है जो कि आरपीएस सेकेंडरी साइंस में सेलेक्टेड है, प्रदीप सर। उनके साथ में वो प्रोग्राम रन हो रहा है और बहुत ही अच्छी संख्या में उसमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। उसमें हम टास्क बेस आपको यहाँ पर उसमें कंटेंट डाला जाता है और वहाँ पर क्वेश्चंस आपके वहाँ पे प्रैक्टिस भी होती है, टेस्ट भी वहाँ पर लिए जाते हैं समय समय पर। तो साथियों, इस प्रश्न में हम बात करें तो ड्रोसोफिला जो साथियों फल मक्खी है साथियों, फ्रूट फ्लाई, उसमें लाल नेत्र सफ़ेद नेत्रों पर प्रभावित है, यानी कि लाल नेत्र यहाँ पर वाइट नेत्र पर प्रभावित। तो मैंने जो लाल वाला है यानी कि रेड, उसको मैंने कैपिटल में लिख दिया है, और जो जो डोमिनेंट नहीं है उसको मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख दिया है। तो साथियों, अब बात करें यदि एक लाल नेत्र वाले समयुग्मनजीवी प्राणी का, यानी कि ठीक है, और एक सफ़ेद नेत्र वाले समयुग्मनजीवी प्राणी की, तो आर और डब्ल्यू के बीच में क्रॉस करवाए, यानी कि एक लाल नेत्र वाले और एक डब्ल्यू के बीच में क्रॉस करवाए तो F1 संतति में 12 प्राणी प्राप्त होते हैं। तो सफ़ेद नेत्र वाले प्राणियों की संख्या क्या होगी? तो साथियों, प्रभावितता का निरूपण अपने पढ़ा था, 3:1 में मिलता है, तो टोटल 12 मिल रही हैं। तो साथियों 12 यानी कि कुल 4 मिलेगी, तो 3:1 में कितना मिलेगी? तो साथियों 3 यहाँ पर जो है साथियों सफ़ेद नेत्र वाले प्राणी यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगी। तो सफ़ेद नेत्र वाले यहाँ पर तीन ड्रोसोफिलास अपन को देखने को मिलेगी। तो सही आंसर मेरे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगला प्रश्न साथियों मेरे दोस्तों वो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिंग संलग्न रोग यानी कि सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है? तो साथियों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, एक्जिमा साथियों एक प्रकार की एलर्जी टाइप है, और ग्लूकोमा और या फिर हीमोफीलिया। तो इस मेरे दोस्तों इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या है? वो है हीमोफीलिया साथियों सेक्स लिंक डिजीज़ है, यानी कि यहाँ पर लिंग संलग्न रोग है जो कि यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ये। तो 26वें का सही आंसर मेरे दोस्तों आंसर नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। पुनर्योगज डीएनए की प्रविधि के जैविक औजार क्या है? तो साथियों आपने पढ़ी होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT जो पढ़ी होगी, वो है साथियों बायोलॉजिकल टूल्स उसके कौन से होते हैं? तो यहाँ पर होता है योग्य मेजबान, यहाँ पर प्रतिबंधक किण्वक, क्लोनिंग वेक्टर्स या उपरोक्त सभी। तो साथियों सभी यहाँ पर सभी उसके मूल यहाँ पर तत्व हैं, सभी उसके एक तरह से उसके पार्ट हैं। यहाँ पर उसमें आपको प्रतिबंधक किण्वक एंजाइम्स भी होनी चाहिए आपके पास, क्लोनिंग वेक्टर्स भी होनी चाहिए, और एक अच्छा मेजबान भी आपके पास, उसका योग्य मेजबान भी होना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों जो है 28वां, उसमें आपको पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा कौन वह गठित कमेटी का नाम बताना है जो कि आनुवांशिकता रूपांतरित यानी कि जीएम जो प्लांट से अनुसंधान की वैधता तथा आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों में जन उपयोग के प्रति सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है? तो वो कौन सी कमेटी है जो साथियों यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिसर्च होती है साथियों, उनके लिए सेफ्टी के लिए उत्तरदायी होती है? जो वो कौन सी पब्लिक सर्विस कमेटी है? तो उसके नाम यहाँ पर कुछ ऑप्शन में इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है NBPGR यानी कि पादप आनुवांशिक संसाधनों का राष्ट्रीय ब्यूरो, तो साथियों ये तो नहीं है। CBDB यहाँ पर नहीं है। CMS ये काम नहीं करती है, ये काम तो एक ही करती है, GEAC। को क्या नाम है साथियों? GEAC। इसका नाम आप याद रखना, नाम इसका एक बार पूछ लिया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्या नाम इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो साथियों ये वो कमेटी है जो कि यहाँ पर जीएम रूपांतरित पादों यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप है साथियों, जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा के प्रति जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो कमेटी ये भारत सरकार द्वारा गठित की गई है। तो मेरे दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इसको चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन वाली यूनिट्स है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं कि प्राणी जो क्रमशः असिमेट्रिक होता है, रेडियल सिमेट्रिक और बायलैटरल सिमेट्री जो रखता है वो कौन से हैं? तो साथियों मैं बता दूं, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री और असिमेट्रिक। तो असिमेट्री वाला यहाँ पर मेरे को दिख रहा है स्पॉन्ज, तो यहाँ पर दो तो पहले ही कैंसिल हो गए हैं, यानी कि असिमेट्रिक कौन रखता है? स्पॉन्ज रखता है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन साथियों मेरे दोस्तों क्या है? दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री किसकी मिलेगी? रेडियल सिमेट्री यहाँ स्टार किसकी मिलती है? स्पॉन्ज मिलती है। स्टार पिस दोनों तो शायद तो सही आंसर तो वैसे तीसरा ही जाएगा। तो चौथे भी देख लेते हैं, बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पर केकड़ा की मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट। तो सही आंसर मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है तीसरा, वो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न आप मतलब सीधा आपको नींद में भी याद होना चाहिए अगर आप सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि ये प्रश्न साथियों मेरे दोस्तों BHU के कई मैंने एंट्रेंस एग्जामों में देखा है, CUET के जो एग्जाम होता है साथियों उसमें देखा है, नीट के कई सारे पेपर्स में मैंने ये प्रश्न देखा है, क्योंकि मानव का जो प्लेसेंटा है वो कौन सा है, ये सीधा सीधा पूछ लिया गया है, कई बार पूछा है, नो डाउट। सीधा मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, कोई मैं इसको नहीं बताऊँ, हीमोकोरियल होता है, मेटाडिस्कोइडल होता है, बात खत्म।
हीमोकोरियल मेटाडिस्कोइडल, इसको तो आप रट ही लीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है। मेटाडिस्कोइडल टाइप का होता है, हीमोकोरियल यहाँ पर उसको कहते हैं। तो मानव का जो प्लेसेंटा है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों? हीमोकोरियल मेटाडिस्कोइडल। तो साथियों आज का ये छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आरपीएससी साथियों, आरपीएससी PYQ सीरीज जो ये है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और टेलीग्राम पर जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है साथ ही उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। और अब आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू दोस्तों।